एक मिनट आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने जब भी हो कोई भी काम के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छी कर दिए थे। ये काम कार्य योजना बनाने का काम अधिकारी करता है, सैंक्शन देने का काम अधिकारी करता है, काम कराने का काम अधिकारी के निर्देश पे होता है। तो ये हमारे माननीय मंत्री हैं, संतरी जो भी दिए हैं, उनके दोष क्या है? जो अधिकारी अगर अति किया होगा इसमें कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय, हम अगर कार्रवाई शुरू करेंगे ना तो कोई नहीं बचेगा। नहीं, सबको करिएगा। ये काम के लिए आपको दायित्व जनता दिया है। टेंडर में सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दीजिए, कार्य चालू हो जाएगा। आप घोषणा कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए कि सारे अधिकारी। चलिए, प्रश्नकाल है। अब मंत्री जी के जवाब आगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चंद्राकर जी अपना प्रश्न करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हो गया, इसमें बहुत हो गया। नहीं, मैं व्यवस्था आपका जिला नहीं, नहीं, इससे हट के जिले से हट के नहीं होता ना। मामा हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश के विश्वविद्यालय में संचालित जो शोध पीठ है उनके बारे में मेरा प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि शोध पीठ में पद कब से रिक्त हैं, कब भरे जाएंगे और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और उद्देश्यों में कितना ये सफल हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, रविशंकर विश्वविद्यालय में गुरु घासीदास शोध पीठ की 2017 में स्थापना हुई। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय परिशिष्ट में है ना, आप सीधे उत्तर में आइए। हाँ, परिशिष्ट में है वो सब। मैंने कहा ये गठन के उद्देश्यों में कितना सफल हुए हैं और दूसरा ये रिक्त पद कब से हैं और कब तक भरे जाएंगे, मेरा पहला प्रश्न ये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक जानकारी है, इनके गठन के जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं, पूर्णतः पूरे नहीं हुए हैं। और इनका जो उद्देश्य था, जिन महापुरुषों के नाम से इसको गठित किया गया है, उनके जीवन के बारे में शोध कर कर छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को बताया जा सके कि इनकी पीठ क्यों गठित की गई है और इन महापुरुषों का क्या योगदान देश और समाज के लिए हुआ है, इसके लिए इसका गठन किया गया है। मैंने एक प्रश्न और पूछा था, इससे पूरक प्रश्न, इसमें रिक्त पद कब है। फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, रिक्त पद कब से है और इसको भरेंगे कि नहीं भरेंगे जब उद्देश्य में सफल नहीं है तो। ये रिक्त पद जब से इन शोध पीठों को गठित किया गया तब से ही पद रिक्त है। अब ये देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विद्वान आदमी हैं, मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, मंत्री जी भी सक्षम मंत्री हैं। अब आप देखिएगा, बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य है। दूसरा प्रश्न मेरा है कि 21-22 में लगभग इन विद्यापीठों को 47 करोड़ 84 लाख रुपया, 20-21 में, 21-22 में 47 करोड़ 79 लाख रुपया और 22-23 में लगभग 50 करोड़ 39 लाख रुपये दिए गए। तो इतने रुपये इन शोध पीठों को किन कारणों से दिए गए? जब पद खाली है, उद्देश्य में सफल नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो लगभग 150 करोड़ रुपया, 146 करोड़ रुपये के आसपास इसको अनुदान क्यों दिए गए? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो राशि है ये विश्वविद्यालय को कुल दी गई अनुदान की राशि है, शोध पीठों को दिए गए अनुदान की राशि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिए कि प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय में, परिशिष्ट आप पढ़ लीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालय में शोध पीठ के संदर्भ में स्पेशल लिखा है, शोध पीठ के संदर्भ में वित्तीय, और मैं पूछा भी वही हूं, मैं विश्वविद्यालय के अनुदान को नहीं पूछा हूं, संदर्भ में वित्तीय और भौतिक स्थिति की जानकारी। तो भौतिक स्थिति बताई, वित्तीय स्थिति में लिखा है इन्होंने। मैंने विश्वविद्यालय के को कितना अनुदान मिला है ना तो मैंने पूछा है, तो मैं तो यही कहूंगा, और प्रश्न का उत्तर में भी यही आया है परिशिष्ट में कि 146 करोड़ रुपया अनुदान इन शोध पीठों को मिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न गए को आप भी देख लें
उक्त तीनों वर्षों में इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी वर्षवार बताएं। तो हमने इसका उत्तर दे दिया है। अच्छा चलिए, आपने परिशिष्ट में लिखा है कि वित्तीय शोध पीठ के संदर्भ में वित्तीय एवं भौतिक स्थिति, शोध पीठ के संदर्भ में लिखा, आप परिशिष्ट पढ़ लीजिए। अब इसके बाद जब ये कोई काम करने रहे हैं, कोई आदमी नहीं है, तो आपने जितना भी अनुदान एक माने शोध पीठों को अनुदान दिया है कि नहीं दिया है, ये स्पष्ट कर दीजिए। यदि ये विश्वविद्यालय का है तो शोध पीठों को अनुदान दिया नहीं है कि नहीं दिया? शोध पीठों को कोई अनुदान नहीं दिया गया। कोई अनुदान नहीं दिया गया आप कहा, तो ये एक तो संत का मैं चरण स्पर्श करूंगा। संत कबीर का इतिहास, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र हैं, आप परिशिष्ट में देख लीजिए, कुशाभाऊ ठाकरे में, उसमें भी कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, कोई अनुदान नहीं मिला है, मंत्री जी ने स्वीकार किया। संत कबीर का इतिहास 2021 में, संत कबीर का इतिहास छत्तीसगढ़ 2021 में, कहत कबीर 2021-22, बिना मुद्रक के, बिना अनुसंधान अधिकारी के, बिना स्टाफ के 3 किताबें लिख ली। एक ही साल में 3 किताब लिखने का विश्व रिकॉर्ड है। ये उसके चरण स्पर्श करूंगा यदि उसको विधानसभा में लाया जाए तो मैं। अब इनके पास अनुदान नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिया गया, तो आखिर छपवाई किसके गई और कोई स्टाफ नहीं, तो इसके खर्चे कहां से हुए? माननीय अध्यक्ष महोदय, शासन के द्वारा इनकी छपाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया गया है। नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शासन से तो पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो शोध पीठ ने ये काम किया, आपने बताया है 3 किताब उन्होंने छपवाई है, उसके पास कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं, कुछ नहीं। एक साल में महान विद्वान ने 3 किताब लिख दी, संसार में कोई नहीं लिखा है 3 किताब एक साल में। तो एक साल में किस खर्चे से लिखा? जब उसके पास 1 रुपया पैसा नहीं है, अनुदान नहीं है, तो इसका खर्चा कौन उठाया शोध पीठ का? ये पूछ जानना चाह रहा हूं। शासन ने दिया या नहीं दिया, मेरा विषय नहीं है। विश्वविद्यालय ने दिया कि अपने जेब खर्च से किया, कि चंदा लेके किया, कि किसी एनजीओ ने अनुदान दिया, कि यूजीसी ने इसके लिए प्रोजेक्ट स्वीकृत किया? क्या कोई तो होगा, कुछ भी जादू से तो नहीं होगा ये। इस बारे में शासन के पास में किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिस विद्वान के बारे में बात कर रहे हैं, उन्हीं विद्वान ने अपने खर्चे से कहीं से पैसे मांगकर किस प्रकार से किया, इसके बारे में शासन को कोई जानकारी नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर सही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये प्रश्न के उत्तर में आया, मैंने पूछा शोध पीठों ने क्या क्या काम किया, तो काम के उल्लेख में आपने 3 किताबों के, एक शोध पीठ का, कुशाभाऊ ठाकरे के, एक शोध पीठ ने 3 किताब छापी हैं। तो छापी है तो कैसे छपी, क्या छपी, कहां से खर्च आया, किस तरह से आया, जिस जिस चीजों का मैंने उल्लेख किया, इसका उत्तर तो आना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय। वो विद्वान ने किया हो, किसने किया हो, विद्वान ने भी किया हो, तो आपको जिम्मेदारी से यह बताना चाहिए कि विद्वान ने खर्च किया है इसका और इतना पैसा खर्च हुआ है, यह मुद्रक प्रकाशक ये है करके, जब उत्तर में आया हो वो विषय। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज है, क्योंकि पिछले 5 सालों में शोध पीठों के लिए कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया, शोध पीठों ने कोई काम नहीं किया। मैं माननीय सदस्य को, विद्वान सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय पर सभी शोध पीठों का संचालन सुगम रूप से हो। ये हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसे लोग हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ जन हैं, इनका सम्मान बढ़े और इसी के लिए इन शोध पीठों की स्थापना की गई है। आने वाले समय पर इन शोध पीठों का सुचारू संचालन किया जाएगा, इस बात की मैं जानकारी देता हूं। नहीं, पर इस घटना की जांच, ये तो अप्रत्याशित बात है, ठीक है आप करेंगे, मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन ये 3 किताब जो जादू छपी है, एक साल में लिख दी गई, तो उसके बारे में तो आप जांच करवाइए, क्यों हुई है, भ्रष्टाचार ना हुआ हो, कुछ भी ना हुआ, पर आपने उत्तर दिया था, आपके संज्ञान में आनी चाहिए। आप बोलिए कि मैं इसको कम से कम पता लगा के ऐसी घटनाएं ना हो, या हुई है तो विधिवत रूप से हो, इसकी घोषणा कर दीजिए। आप प्रश्न भी कर रहे हो, जवाब भी दे रहे हो, दोनों विशेषज्ञ खड़े हैं आज विशेषज्ञ नहीं है भाई साहब, इस सदन के आप तो सबसे मुखर बोलने वाले, प्रश्न करने वाले और सबसे अच्छा जवाब देने वाले दोनों खड़े हैं, दोनों का उत्तर सही आ रहा है, मगर मुझे लगता है कि प्रश्न का जवाब आपने दे दिया। बृजमोहन जी को जवाब देने की जरूरत समाप्त हो गई। नहीं है, मैंने जवाब नहीं दिया है साहब, मैंने ये चलिए बृजमोहन जी बता दीजिए, उत्तर में आ गया है और इसका चलिए बृजमोहन जी से सुन लीजिए। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरु घासीदास शोध पीठ पिछले 5 सालों में इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया।
माधवराव सप्रे शोध पीठ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, हिंद स्वराज शोध पीठ, कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र, पंडित सुंदरलाल शर्मा शोध पीठ, स्वर्गीय पदुमलाल पुन्ना बख्शी शोध पीठ, पंडित लखनलाल मिश्र शोध पीठ। अब ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के विभूति रहे हैं और 5 साल में छत्तीसगढ़िया की बात करने वाले लोगों ने इन विभूतियों के नाम पर खाली भाषण दिए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों को गुमराह किया है। उसके लिए गुरु घासीदास बाबा की शोध पीठ में भी कोई काम नहीं हुआ। माननीय अध्यक्ष की चिंता जायज है। जिन 3 किताबों के बारे में आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जादू से ही लिखी गई है। चलिए, उसके बारे में निश्चित रूप से आपने, क्योंकि विभाग के पास में इसकी कोई जानकारी नहीं है, आपकी चिंता है। मैं सहमत हो गया था, लेकिन विभाग को इसका उत्तर भी नहीं देना था जब जानकारी नहीं है। वो सारा लफड़ा तो उत्तर दिया इसलिए पैदा हुआ। तो इसलिए माननीय सदस्य की जो चिंता है, उस चिंता में मैं भी शामिल होते हुए हम पता करेंगे। पता करिए। चलिए मान जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्वान सदस्य ने प्रश्न पूछा, विद्वान मंत्री जी ने उत्तर दिया। उत्तर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र द्वारा निम्नानुसार पुस्तक लेखन कार्य किया गया। ये लेखन किया गया है, किसे छाप भी दिया गया है, और जिस विद्वान व्यक्ति का नाम आप बार बार ले रहे हैं कि जादू से कर दिया, तो उस विद्वान व्यक्ति का भी नाम बता दीजिए। विद्वान प्रश्नकर्ता, विद्वान मंत्री, तो विद्वान लेखक का भी नाम बता दीजिए जिसने लिखा है। और ये छपा है कि नहीं छपा है? छपा है तो हम लोगों को बंटवा दीजिए, नहीं छपा है तो यहाँ क्यों आया, ये अपने विभाग से पूछ के बताइए। इसमें तो आया है ना उत्तर में। कोई जवाब है कि जादूगरी तो इतनी जादूगरी नहीं चलेगी सर। चलिए जवाब जादू दिखाइए, 5 साल का जादू दिखाइए, 15 साल का जादू दिखाइए, मगर ऐसा हवा में लड्डू मत उछालिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी जवाब चाह रहे हैं, मैंने लगभग जवाब दे दिया है। और मैं सोचता हूं कि जो 3 किताबों के मामले में बात मुख्य रूप से चली है, उसके मामले में विभाग निश्चित रूप से पता करेगा कि वो कहां से कैसे उसकी छपाई हुई है, कैसे लेखन हुआ, विभाग पता करेगा। और विभाग पता कर निश्चित रूप से अगर आवश्यक होगा तो ये जानकारी माननीय सदस्य को उपलब्ध कराएगा। महान जी का कहना है कि यदि वो उपलब्ध हो जाए, कहीं मिल जाए, तो सदस्यों को बंटवा दिया जाए। इतना ही बात नहीं, विद्वान जिनने लिखा है उस विधायकों को बंटवा दिया जाए। नहीं सर, लिखा है, ठीक है, उनने खुद लिखा है, लिखा है। अजय, तो इनके अजय उसका नाम बताना क्या है? अरे वो देख लीजिए, देख लीजिए। बैठ के प्रश्न मत करिए, बैठ के प्रश्न नहीं करेंगे। जब माननीय महान जी प्रश्न कर रहे हैं तो आपस में बात नहीं करिए। मंत्री जी, आप भी बैठ के बात कर रहे हैं। महोदय, मंत्री जी माइक चालू है और माननीय सदस्य से वो सवाल पूछ रहे हैं बैठे बैठे। नहीं ठीक ही, ध्यान रखें। चलिए आप आखिरी प्रश्न करें। नहीं सर, मैं तो आखिरी, पहला ही प्रश्न आखिरी है, पूछ लीजिए। मैं पूछ रहा हूँ, मुझे लिखा है कि लेखन कार्य किया गया है, ये लिखा है। वही तो मैं बोला, किताब मिल जाए तो बंटवा देना। नहीं तो लिखा है कि छपा भी है। वो कबीर के अनुयायी हैं और उनको लग रहा है कि कबीर जी के नाम पर भी ऐसा घपला उनकी सरकार कर सकती है कि कबीर मैं तो लिखा है। निश्चित रूप से उनकी चिंता में मैं भी शामिल हूं और वो किताब अगर मिल जाएगी तो आपको हम उपलब्ध करवा देंगे। पूरे विधायकों को बंटवा दीजिए। ठीक सर, अध्यक्ष महोदय, कबीर साहब ये कहते थे, लिखा लेखी की है नहीं, देखन सुनी की बात भी नहीं चलती, वहाँ सिर्फ देखने की ही बात चलती है। जिसको आपने आंख से देखा है तो बताइए। देखा सुनी का अनुपालन किया है उस मंत्री जी ने, लिखा पढ़ी नहीं इतना किया। छूट मत दीजिए अपने विभाग को। लिखने वाले को हम दोनों मिलकर उनको प्रणाम करते हैं ना, आप करेंगे, मैं चलिए, मैं जाके भी प्रणाम कर सकता माननीय हूँ। अध्यक्ष जी, हो गया, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, फूल सिंह राठिया जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं, अपने कोरबा जिला में कितने प्राथमिक शाला जर्जर है, माध्यमिक शाला, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी,
जर्जर प्राथमिक शालाएं 189 है, भवन विहीन 58 है, पूर्व माध्यमिक शाला स्थित जर्जर है, 20 भवन विहीन है, हाई स्कूल 4 जर्जर हैं, 1 भवन विहीन है, हायर सेकेंडरी 7 जर्जर हैं और भवन विहीन कोई भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, इसमें 58 भवन विहीन बताए हैं मंत्री महोदय, उसमें संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भवन विहीन है वहां पर स्कूलें नजदीक के दूसरे भवन में संचालित हो रही हैं और जो जर्जर हैं उन जर्जर के भी जो ज्यादा जर्जर हो गई हैं वहां नजदीक के दूसरे भवन में हो रही हैं और बाकी वहीं उसी भवन में संचालित हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, एक जर्जर कब तक माने भवन विहीन का माने भवन उपलब्ध हो जाएगा? हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जर्जर भवनों को और शाला विहीन भवनों को बना दिया। चलिए, बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय, बहुत विचित्र स्थिति है, आदिवासी क्षेत्र है, बेचारा पूछ भी नहीं पा रहे ठीक से, इतने सारे भवन विहीन स्कूल हैं। माननीय मंत्री जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप लोगों ने, सरकार ने शाला भवन निर्माण के बारे में कुछ सोचा होगा तो उसके अहाता के बारे में सोचा है, अहाता बनाना अनिवार्य है कि नहीं है? एक भी जगह आपने अहाता का इसमें दिखाया नहीं है कि कहीं अहाता बना हुआ है। तो वो दिन में बच्चों के काम आता है, रात में पौशाला उसका क्या बोलते हैं, पशुओं के काम आता है, ऐसा कुछ है क्या? एक भी जगह कहीं भी आपका अहाता निर्माण नहीं हुआ है। तो विशेष सुविधा दी गई है ये माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, गोठान बनने के बाद अब कोई भी पशु कहीं दूसरी जगह नहीं जाते, सब गोठाने में रहते हैं। हाँ, तो ठीक है ना, तो अहाता का आपने कहा है ना, इसमें आपने कहा ना पशु वसु नहीं चल देते, तो उसका बाकी प्रश्न आपका ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी अहाता नहीं है। अब वहां पर संचालित शालाएं 1476 हैं प्राथमिक, उसमें से जो अहाता विहीन है वो 422 है। अगर पूर्व माध्यमिक 518 है तो अहाता विहीन 91 है, हाई स्कूल 86 है, उसमें 28 अहाता विहीन है, हायर सेकेंडरी स्कूल 94 है तो 24 अहाता विहीन है। तो ऐसा नहीं है कि सभी अहाता विहीन है। माननीय नेताजी की चिंता जायज है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए, भवन की सुरक्षा के लिए हम पहली बार हमने ये निर्णय लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक जितने शिक्षा विभाग के काम होते थे वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, आरईएस के माध्यम से होते थे, हम पैसा दे देते थे, वो बनाते नहीं थे। अब स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग अपना खुद का इंजीनियरिंग विभाग बनाएगा और इंजीनियरिंग विभाग बनने के बाद में तेजी से काम होंगे। जो पैसे सैंक्शन होते हैं, कई काम तो ऐसे हैं कि जो 10-10 सालों से पीडब्ल्यूडी, आरईएस को पैसे दिए हुए उनका निर्माण नहीं हुआ है और हमारा इंजीनियरिंग सेक्शन बनने के बाद हम तेजी से कोशिश करेंगे कि स्कूलों की बिल्डिंगों की मरम्मत हो जाए, नई बिल्डिंग बन जाए, उनके अहाते बन जाए, हमारे बच्चे एक अच्छे वातावरण में पढ़ाई करें, ये हमारी कोशिश है। ब्रिजमोहन जी, मंत्री जी, अब भविष्य में कम से कम ये निर्णय तो ले सकते हैं कि भविष्य में जो नए भवन बनेंगे वो अहाता सहित उसका ड्राइंग डिजाइन बनेगा, तो मुझे लगता है कि हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। एक नीतिगत फैसला ले सकते हैं आप यदि चाहें तो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं अध्यक्ष महोदय, इस तरह से सुझाव आप देते रहेंगे तो शायद ये सरकार ठीक चलने लगेगी। नहीं, वो मंत्री जी का निर्णय है। आपका निर्देश निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। जहां पर कई स्कूलें तो ऐसी हैं जहां पर स्कूल भवन के निर्माण से ज्यादा अहाते में पैसा लगेगा। तो जहां पर पर्याप्त पैसे में या कम पैसे में अहाता बन सकता है, हम भविष्य में निर्णय करेंगे आपके निर्देशानुसार कि अहाता के साथ स्कूल बिल्डिंग का सैंक्शन हो। और जहां पर बड़े मैदान हैं उसमें फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से या फिर हमारे मनरेगा के माध्यम से वहां पर वृक्षारोपण कर बारबेट वायरिंग कर ये भी किया जा उसको सुरक्षित किया जाए, ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद। श्रीमती संगीता सिन्हा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में रिक्त पदों की जानकारी में उत्तर में आया है अध्यक्ष महोदय जी कि प्रोफेसर के 240 पद में 112 पद रिक्त हैं और एसोसिएट प्रोफेसर में
397 में 184 पद रिक्त हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में 632 में 324 पद रिक्त हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री जी से जानना चाह रही हूँ कि जो रिक्त पद होने के कारण जो महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में जो पढ़ाई न हो, इसके लिए कोई किसी प्रकार की प्रभावित न हो, इसके लिए क्या विभाग के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में प्रोफेसर्स, चिकित्सा प्रोफेसर्स की हमारे यहाँ बहुत कमी है। इसके लिए विभाग ने 234 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रक्रियाधीन है। चूंकि इनकी भर्ती पीएससी के माध्यम से होता है माननीय अध्यक्ष महोदय, और हम लोगों ने 234 पद की भर्ती कार्यवाही छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग के माध्यम से कर रहे हैं। और इसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानना चाहा है, संविदा पर प्रति महीना हम लोग वॉक इन इंटरव्यू की तरह करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और जितनी संख्या हमको संविदा में उपलब्ध हो पाते हैं वो हम लोग भर्ती करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आधे से ज्यादा पद रिक्त हैं और संविदा से वो कितने दिनों तक का उन लोग करवाते हैं? मतलब कितने दिनों तक का रहता है वैकल्पिक व्यवस्था आपका? माननीय अध्यक्ष महोदय, संविदा में एक बार भर्ती के बाद हमारे पास उपलब्ध हो जाने पर उनकी संविदा को हम लोग बढ़ाते भी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। चूँकि प्रदेश में, मैंने सभी फोरम पे बार बार बता रहा हूँ कि विशेषज्ञ डॉक्टर और प्रोफेसर्स की बहुत कमी है, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 234 पद जल्द से जल्द पीएससी के माध्यम से हो जाएं और उनकी पूर्ति हो सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर वो वैकल्पिक व्यवस्था आप संविदा के जरिए कर रहे हैं तो रेगुलर नियुक्ति तो बहुत जल्द होना चाहिए सभा अध्यक्ष महोदय जी, क्योंकि ये पूरा मेडिकल छात्रा का भविष्य का सवाल है और मोदी जी की गारंटी और विकसित भारत बनाना है, तो इसके लिए मेडिकल के छात्र के साथ ये अनदेखा करना उचित नहीं है अध्यक्ष महोदय जी। तो मैं निवेदन कर रही हूँ कि बहुत जल्द रेगुलर इसमें भर्ती किया जाए। पहले भर्ती जल्दी कराइए पीएससी में। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएससी को हम लोगों ने भेज दिया। ठीक है, पीएससी धर्म कौशिक जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमानक दवाई का मामला है। आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई जो मिलाई गई है और उसमें 11 आयुर्वेदिक दवाइयों में एलोपैथिक दवाई की मिलावट की जानकारी दी गई है। प्रपत्र अ के कॉलम में 10 दवाइयों के जांच प्रतिवेदन में एलोपैथिक दवाइयों का प्रतिशत नहीं दिया गया है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक दवाई तो मिलाई गई है, जांच के लिए आपके द्वारा भेजा गया है और जांच भेजने के बाद में उसका प्रतिवेदन में ये दवाई का जो प्रतिशत जो दिया जाना चाहिए, कितना मिला है एलोपैथिक, उसमें वो दिया नहीं गया है, उसका कारण आप बताएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दवाई जो जांच का प्रक्रिया है, हमारे पास चलित वाहन में लेब रहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और कहीं पे हमको ऐसा लगता है कि हाँ मिलावट की आशंका है तो तत्काल उसको वहीं पे जांच करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। और प्रतिशत के लिए समय की भी आवश्यकता होती है और उस हिसाब से जांच तत्काल में नहीं होता। ये चलित लेब का नहीं मामला है, ये आपका जो छत्तीसगढ़ में लेब का मामला है और कलकत्ता भेजे है वो लेब का मामला है। चलित लेब के मामला का मैं नहीं पूछ रहा हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसमें जो 10 दवाइयों के जो आपने उसमें लिखा है कि 11 को आयुर्वेदिक दवाई में पाई गई है, उसका मात्रा प्रतिशत कितना मिलाया गया है, ये आप बताएं कि क्यों नहीं लिखा गया है उसमें? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ मानव संसाधन बहुत कम है, लगभग 5% ही हमारे पास जांच करने वाले प्रयोगशाला में उसके विशेषज्ञ हैं। उसकी भर्ती प्रक्रिया हम कर रहे हैं, उसके लिए हम बाहर भेजते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, और बाहर से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम प्रतिशत बता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच तो हुई है, इसमें कम है ज्यादा है उससे मतलब नहीं है। लेब में जांच हुई है और जांच होने के बाद में कितना प्रतिशत उसमें मिला है, तो प्रतिशत क्यों नहीं लिखा है? मैं तो यही कहना चाहता हूं ना उसमें, तो आप बताएं उसको प्रतिशत क्यों नहीं लिखा है? ये जांच हमारे लेब में हुआ है और हम लोग केवल ये पता
करने का हमारे पास उपकरण है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इसमें आयुर्वेदिक में एलोपैथिक मिला है कि नहीं मिला है, और तत्काल रिपोर्ट चाहिए होता है उसकी कार्रवाई के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय। तो ये डिटेक्ट हो जाता है कि उसमें मिलावट है, उस आधार पर हम कार्रवाई करके सैंपल को सील करते हैं और आगे उसकी विस्तृत घटक की जो प्रतिशत है उसके लिए हम बाहर लैब में भी भेजते हैं। कोई कार्रवाई की है तो उसके बारे में जानकारी दे दीजिए जो चाहते हैं सदस्यगण। जी माननीय अध्यक्ष महोदय। कार्रवाई की है तो उसकी जानकारी दे, क्योंकि ये गंभीर मामला है। जी इसमें आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिए, जवाब आएगा नहीं। ये जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है ना जवाब, आप अनुमान कैसे लगा आधे लेंगे? घंटे की चर्चा करवा दीजिए। मंत्री जी खड़े हैं। अच्छा चलिए जवाब देते मंत्री जी जाइए। खड़े हैं, जवाब सुनिए। आपको भी उसके बाद की कोई किसी विषय में पहुंचूंगा मैं, पहले जवाब तो सुन लें। महोदय थोड़ा जी है, पूरा जवाब है। प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है कि कितना % मिला है, मिलावट है और मिलावट की जांच आ रही है, तो कितना % मिला है नहीं मिला उससे क्या औचित्य है? कार्रवाई हाँ नहीं, वो कार्रवाई के बारे में तो बता देंगे। इनका मूल विषय कार्रवाई है, मिलावट का % नहीं है। मंत्री जी का उत्तर आने दीजिए ना अभी, उसके बाद फिर मंत्रिमंडल की संयुक्त जिम्मेदारी को देखेंगे अपन लोग। अभी तो मंत्री जी मौजूद हैं, उनका उत्तर आ जाए। अभी जवाब मंत्री जी देने में सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। एक केस का बोलिए बता दूं, 13-14 केस है कि ऐसे रैंडम बताऊं? चलो एक एक केस का बताओ। एक राजनांदगांव इसमें कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग अपने विभागीय कार्रवाई में। ये राजनांदगांव के केस है, उसमें प्रकरण विवेचनाधीन है, विवेचना चल रही है। दूसरा एक और केस है, उसमें भी चल रहा है। ये आप एक बात बता दीजिए मंत्री जी। जी ये जो विवेचना की आप बात कर रहे हैं, तो जी एक तो इसमें ये 11वां नंबर देखिए हमने कोर्ट यदि में मिलावट पाई जाती है तो सजा का क्या प्रावधान है? जी कितने दिन के अंदर में कोर्ट में हमको भेजना चाहिए? जी आपने 60 दिन का लिखा है जी। और आपका जो विवेचनाधीन जो बना हुआ है, तो विवेचनाधीन में कितना दिन अभी हो गया है और शासन से क्या अनुमति ली गई है लेट के लिए? तो अनुमति ली गई है तो बता दे कब की अनुमति ली गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग 12 केसों को अपने स्तर पर विवेचना कर रहे हैं। हमको विवेचना करने का ये समय सीमा होता है। प्रकरण में जिसमें सजा 1 से 3 साल के मध्य होती है, ऐसे प्रकरणों की समयावधि 3 वर्ष होती है। प्रकरण जिनमें सजा का प्रावधान 3 वर्ष से अधिक होता है, उसमें प्रकरण की दायर करने की समय सीमा नहीं है। क्योंकि ये दवाओं का और औषधि का मामला है माननीय अध्यक्ष महोदय, और कोर्ट में पेश भी करना रहता है, इसलिए पूरी तरह से विभाग ये विश्वास हो जाता है कि इसमें मिलावट है हर तरह से, तब हम लोग उसको प्रकरण को। चलिए आपको विश्वास ही करते रहेंगे। मैं स्पेसिफिक पूछ देता हूं आपको। जांच प्रतिवेदन से असहमत होने पर फर्म के आवेदक अनुरूप पुनः जांच हेतु केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता प्रेषित किया गया, जिसका रिपोर्ट घटक डाइक्लोफेनेक सोडियम 35.91 mg पाया गया। प्रकरण विवेचनाधीन है। ये तो प्रूफ हो गया है ना कि 35 पाया गया है इसमें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बताया कि एक बार हम जांच करके डिटेक्ट करते हैं मिलावट है कि नहीं इसमें। हाँ नहीं उसी में आ रहा हूँ। लेब में आया है माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं जवाब मैं स्पेसिफिक पूछा हूँ ना, मैं स्पेसिफिक ही बता रहा हूँ। आप जवाब स्पेसिफिक दीजिए। हाँ, वो जो पहले डिटेक्ट हम कर लिए, फिर आपने भी अभी जैसा बताया कि केंद्रीय अनुसंधान औषधि प्रयोगशाला कलकत्ता भेजते हैं, मैं पहले ही बताया कि हम लोग भेजते हैं। इसके बाद उसमें घटक आ गया है 35.91 mg पाया गया है डाइक्लोफेनिक सोडियम। तो उस प्रकरण को फाइल बनाने में मैंने जैसे कहा 3 साल से ऊपर में समय सीमा नहीं है, और 1 से 3 साल की सजा में 3 साल है। तो प्रकरण कोर्ट में भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं, और 2022 तक सभी अमानक वाले प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं, और 2023 के विवेचनाधीन जो हैं उसको जल्द ही हम कोर्ट में पेश करेंगे। 22-23 को बता दिया। प्रकरण को कोर्ट में भेजे हैं, 11 प्रकरण पाया गया ना अमानक। 22 का भेज दिए हैं, उसमें एक प्रकरण को भेजा गया है कोर्ट। अरे भाई मंत्री जी का जवाब नहीं सुना आपने। 22 का भेज चुके हैं, 23 का भेजेंगे, उसके आगे प्रश्न करिए। अब 2022 तक के सभी केस मैं अवधि पूछा हूं,
कि अवधि कितने हमको 1 से उसका 3 साल अवधि का क्या है। है कोर्ट में भेजने का, यही तो पूछ रहा हूँ उसको। जल्द से जल्द भेज देंगे हम। नहीं, जल्द से जल्द नहीं भाई, आपके नियम में एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कितने एक दिन में के बाद 1 में से उसको 3 भेजना, साल के अंदर हमको भेजना है। कितने दिन के अंदर भेजना चाहिए 3 साल के अंदर। चलिए 1 से 3 कोर्ट साल में? हाँ चलिए, हो गया। आगे 3 साल का नहीं है वो, कम का है वो, आप चलिए। एक बार उसको दिखवा लेंगे। आप और प्रश्न कुछ हो तो, नहीं तो अजय जी पूछेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको हम जल्द से जल्द भेज देंगे, उसको 3 महीने के अंदर भेज देंगे। चलिए, हो गया। अजय जी पूछ लीजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप कितनी दवाई खरीदते हैं उसमें कितने प्रतिशत की सैंपलिंग करना अनिवार्य है, या कितने प्रतिशत की सैंपलिंग लेने का नियम है, और आपने कितना प्रतिशत सैंपलिंग लिया? क्योंकि ये मामला दवाई खरीदी से आपका प्रश्न खरीदी में- है, इसलिए इसमें उद्भूत नहीं होता है। ये खाद्य औषधि जो के- दवाई ये खरीदे मिलावट गए हैं- संबंधी एक प्रश्न है, मिनट, इसलिए एक उद्भूत मिनट, नहीं एक होता। मिनट, एक मिनट, उद्भूत को जो दवाई आप खरीदे हैं उसमें सैंपलिंग के नियम है, तो आपने उस प्रश्नाधीन अवधि में जितने दवाई खरीदे हैं उसमें कितने प्रतिशत की आपने सैंपलिंग करने का नियम है? नहीं है तो नहीं है बोल दीजिए। उद्भूत तो हो रहा है, आप सैंपलिंग करते हैं, जांच, आप या तो दवाई जांच नहीं करते, ऐसा नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दवाई में मिलावट संबंधी प्रश्न है। ये आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक मिलावट का मामला है, और माननीय सदस्य जो है, आयुर्वेदिक दवाई ये खरीदते दवाई हैं, खरीदी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी इसलिए को पूछ रहा हूं, बात नहीं कर रहा हूं। दवाई खरीदते हैं आप, आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं, मान लो 10 खरीदते हैं, तो कितने प्रतिशत की आप चेकिंग करते हैं, ये पूछ रहा हूं। कितने प्रतिशत की चेकिंग करने का कोई नियम है कि नियम नहीं है, कि शिकायत मिलने पर करते हैं कि रेंडमली करते हैं, क्या है उसका नियम, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हम जितने भी दवाइयाँ हमारी सरकारी हॉस्पिटलों के लिए हम खरीदते हैं, उसमें सभी बैच के 100% बैचों का हम मूल्यांकन सैंपलिंग करते हैं सैंपल में। और जो प्राइवेट एक क्वेश्चन जो है, जो अन्य दुकानों में आयुर्वेदिक दवाई में एलोपैथिक की मिलावट का प्रश्न है। अरे आप आयुर्वेदिक दवाई खरीदते हैं ना? 100% हर बैच का करते हैं। तो उसमें कितने प्रतिशत की सैंपलिंग करते हैं, जांच करते हैं, ये पूछ रहा हूं। उद्भूत होने का सवाल ही नहीं, आप एलोपैथी की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। 100% पूरा, 2% की करते हैं, 100% पूरे बैच का हम करते हैं। 100% की करते हैं। प्रश्नकाल समाप्त, बैठ जाइए। पत्रों का